हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, जीके की टेस्ट सीरीज पार्ट 52 है और इसमें भी आपको मिलेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे चैनल पे 4 जो टेस्ट सीरीज आती है उनको फॉलो करना है आपने। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज। इनके अलावा जो भी वरियस टॉपिक आते हैं वो तो फॉलो करने ही है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे तो इसका 100% बेनिफिट आपको अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज जो जीके टेस्ट 52 है दोस्तों, इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं हाल में ही यूटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूटेट के सामाजिक अध्ययन वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको लिया है मैंने। ठीक है, तो चलिए इनको देखेंगे। जितने क्वेश्चन आज होंगे इस टॉपिक में देखेंगे 52 में, बाकी भाग 53 में देखेंगे फिर। तो पहला क्वेश्चन इसमें था, देखिए जीएस का, ये पेपर 2 है यूटेट का। वहाँ पे जो सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन पूछे गए थे सोशल स्टडीज़ में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर सेकंड का। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि निम्नांकित में से किसने सिलप्पाधिकारम की रचना की थी। तो सिलप्पाधिकारम जो है दोस्तों, ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तमिल साहित्य में अगर हम बात करें, तमिल भाषा में बात करें, जो सिलप्पाधिकारम है इसका अर्थ होता है नुपुर की कहानी। ठीक है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है नुपुर की कहानी। और इसका जो राइटर था दोस्तों, वो राइटर था हमारा चोल वंश का एक शासक हुआ था गुट्टूवन। तो चोल वंश के शासक गुट्टूवन के भाई इलिंगो आदिगल ने लिखा था इसको। ठीक है, इलिंगो आदिगल। तो इलिंगो आदिगल की रचना है सिलप्पाधिकारम। ठीक है, बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन था, हालांकि ये कॉपी पेस्ट था, किसी एग्जाम में पूछा जा चुका था पहले। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अदर स्टेट में होने वाले जो पेपर होते हैं वहाँ पे जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको तो एटलीस्ट आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं कई बार अदर स्टेट के आयोग के लोअर पीसीएस में या पीसीएस प्री में, या साथ ही हम बोल सकते हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसमें, निम्नांकित हड़प्पा स्थलों के स्थलों में से किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हमको मिलते हैं, जो प्लॉट फील्ड हैं वो कहाँ पे मिलते हैं दिए गए विकल्पों में से। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं, और कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी महाश्म संस्कृति से संबंधित की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएटेड कौन सी यहाँ पे ये धातु थी। तो ज़्यादातर जो मेगालिथिक कल्चर में हमारे इंस्ट्रूमेंट प्राप्त होते हैं हमको, या जितने भी वेपन्स मिले वो ताम्र में मिलते हैं हमको। ठीक है, यानी कि तांबा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। महाश्म संस्कृति से संबंधित धातु हो जाएगी, ताम्र संस्कृति भी बोलते हैं ना इसको, मेगालिथिक कल्चर को। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कॉपर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नांकित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो देखिए, मानी जाती है बोल रहा है, वैसे विश्व की अगर हम बात करते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है। और देखिए, भारत में भी अगर मैं बात करता हूँ, भारत में जो पहला अभिलेख प्राप्त होता है, खारवेल का अभिलेख प्राप्त होता है, जो कि ब्राह्मी लिपि में था और संस्कृत भाषा में था। अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर होना चाहिए संस्कृत है। लेकिन देखिए, बहुत से सोर्सेस बोलते हैं जो मौर्यकालीन हमारे शिलालेख भारत में फैले मौर्य काल में, ठीक है, अशोक के द्वारा, उसमें जो हमारी प्राकृत भाषा थी, तो ब्राह्मी लिपि में ही थी वो भी, प्राकृत भाषा में जो हमारे शिलालेख लिखे गए थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा संस्कृत भाषा के साथ, क्योंकि भारत का जो प्रथम अभिलेख माना जाता है खारवेल का अभिलेख, वो संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नांकित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों ने, जिसमें कुषाणों का नाम आता है। तो कुषाण में जो हमारे एक शासक हुआ, कुषाण वंश का महान शासक बोल सकते हैं इसको, कनिष्क। तो कनिष्क ने यहाँ पे सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो कुषाण ही होगा इसका आंसर। निम्न में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो द्वितीय सदी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाने वाला जो शासक होगा दिए गए विकल्पों में, वो रुद्रदामन होगा। ठीक है, रुद्रदामन का एक गवर्नर था सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी कि वर्तमान गुजरात का एरिया, तो वहाँ पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। निम्न में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, तो जातक कथाएं, देखिए हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कथाएं होती है जातक कथाएं कहलाती हैं। और गौतम बुद्ध आप जानते हैं ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में
किस जातक कथा में पहचाना गया? तो इसका आंसर था कुक्कुट जातक, यानी कि ऑप्शन बी। और चांडाल का मतलब क्या होता है? चांडाल वो होता है ना जो शमशान घाट पे रहता है, ठीक है। शमशान घाट पे जो शमशान से संबंधित काम करता है, जलावन की लकड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठा करने का काम, और जो मुर्दे होते हैं, आप बनारस घाट पे जाएंगे और बड़े 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 घाटों में जाएंगे तो वहाँ पे चांडाल आपको देखने को मिलते हैं अभी भी। उनको एक पार्टिकुलर नेम दिया गया है चांडाल का, ठीक है। चांडाल का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी दुष्ट है, वो काम के हिसाब से चांडाल का नाम उसको प्राप्त हुआ है। तो कुक्कुट जातक में ये बात बोली जाती है। इनमें से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो रायचूर दोआब की लोकेशन थी दोस्तों, ये साउथ की बात हो रही है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर दोआब था। दोआब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, भूमि होती है, उसी को दोआब कहा जाता है। जैसे गंगा यमुना का दोआब, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, वो गंगा यमुना का दोआब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल काल में भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना है हमारा मुगल शासन की भू राजस्व व्यवस्था से। तो मुगल काल में देखिए 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ जाता था, ऐसी भूमि को कहा जाता था चाचर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, चाचर, ठीक है। देखिए भूमि के अलग अलग प्रकार थे मुगल काल में। पहला था पोलज। पोलज मतलब एक वर्ष में 2 फसलें जिस भूमि पर उगाई जाती थी वो पोलज कहलाई जाती थी। इसके बाद था पड़ौती या परौती भी बोलते थे इसको, ठीक है। तो 2 फसलों के बाद 1 साल का गैप दिया जाता था इस भूमि को, तो ये पड़ौती भूमि कहलाती थी। 3 या 4 वर्षों में खेती जब होती थी, या 3 या 4 वर्षों तक बिना खेती के जिस भूमि को छोड़ दिया जाता था उसको कहा जाता था चाचर। और लास्ट प्रकार की जो बांगर भूमि थी उसमें 5 वर्षों तक कोई भी खेती नहीं होती थी, 5 वर्षों का गैप होता था बांगर भूमि में। तो ये अगर आप मुगल वंश का आपने भू व्यवस्था को अच्छे से पढ़ा था तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। निम्न में से किसने आलमगीर नामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? तो आलमगीर नामा जो पुस्तक है, इसमें औरंगजेब के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन मिलता है हमको, और इसके राइटर थे मोहम्मद काजिम। ऑप्शन ही सही उत्तर था इसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? तो देखिए बहुत बड़ा इतिहास है ब्रिटिश काल का, ठीक है। तो जो हमारी संथाल जनजाति वर्तमान में झारखंड वगैरह में भी पाई जाती है, संथाल जनजाति, तो इससे रिलेटेड है। तो इस जनजाति से रिलेटेड जो भूमि थी या भू क्षेत्र था उसकी सरहदबंदी दामिन ए कोह के नाम से की थी ब्रिटिश शासकों ने 1832 में। अगला देखिए, निम्न में से किसे ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? तो ब्रिटिश काल में डीकू किसके लिए प्रयुक्त एक शब्द था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कठिन क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। तो डीकू बोला जाता था ब्रिटिश काल में व्यापारियों, साहूकार या महाजन जो होते थे ना, उनको डीकू कहा जाता था। व्यापारियों, साहूकार, तो मनी लैंडर्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि महाजन। महाजन जो होते थे ना, ब्याज पे पैसे देते थे, जो साहूकार हम आज भी देखते हैं, बहुत जगहों पर अभी भी प्रचलित है ब्याज पे पैसे देना, ठीक है। और या हम बोल सकते कि जो किस्तों में खेतों को देना, जैसे कि खेतों से वसूली लेते हैं वो, ठीक है। आज भी हम बोलते हैं ना कि खेत का जो हमने एक किराया देना है और उसके बाद वहाँ पे वर्करों को लीज पे दे देते हैं एक हिसाब से और उनसे पैसा लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो महाजन कहलाते हैं, मनी लैंडर्स कहलाते हैं और साहूकार कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। अगला देखिए, निम्न में से किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, ठीक है। तो चेरी एक फल होता है, आपने देखा होगा, लाल फल होता है छोटा सा। तो चेरी से तुलना की थी अवध राज्य की, किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। लॉर्ड डलहौजी ने बोला भैया ये ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुँह में आ जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है ये, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की बात है जब ये सभी चीज़ें घटित हो रही थी। भारत का हम स्वाधीनता आंदोलन जब पढ़ते तब अच्छे से इसको समझ में आता है। अब बंगाल की सेना की नर्सरी किसे कहा जाता था? देखिए बंगाल की सेना की नर्सरी या बंगाल सेना की पौधशाला, ठीक है, ये बोला जाता था अवध को, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है दोस्तों। दिल्ली दरबार भी लगाया गया था, 1911 की बात है, दिल्ली दरबार, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है कौन कौन से किससे रिलेट करता है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन वायु, ठीक है, ये सही है। नवीनीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा, बिल्कुल सही है। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। मानव निर्मित संसाधन जो होती है प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज एयर, इसमें बिल्कुल सही है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारी विंड एनर्जी, बिल्कुल सही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सभी इसमें आते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होना चाहिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही था। अगला देखिए जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या होते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक होते हैं प्रवास, जन्म और मृत्यु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? तो अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए मित्रों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी कि जितने घंटे जितने मिनट का दिन होगा उतने घंटे उतने मिनट की रात होगी, ठीक है। आपको पता है एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का होता है ना, एक दिन 24 घंटे का होता है। तो जितना टाइम दिन का होगा उतना ही टाइम रात का होगा। यहाँ पे दिन रात बिल्कुल बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? तो आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से फेमस जो हमारा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज हो जाएगी इसमें हमारी अरावली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, अरावली। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं साझा होती हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो भारत देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जिसमें सर्वाधिक सीमा जो शेयर करता है भारत वो बांग्लादेश के साथ करता है, और न्यूनतम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अच्छे से ये पॉइंट याद रखनी चाहिए आपने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कूट का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है, देखिए 4 आपको कथन दिए गए थे, फिर आपको कूट दिए गए थे कि केवल 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो कथन देख लेते हैं एक बार। देखिए रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। रेगिस्तान गर्म होते हैं दिन में और शाम को ठंडे हो जाते हैं। रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान दिन में गर्म हो जाते हैं। यानी कि रेगिस्तान जब धूप पड़ती है दिन में तो बहुत गर्म हो जाते हैं, और जैसे रात पड़ती है तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तान गर्म और ठंडे दोनों होते हैं। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। लद्दाख जो हमारे कोल्ड डेजर्ट है, शीत रेगिस्तान इसको हम बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे देखिए उत्तराखंड में भी एक लद्दाख के समतुल्य घाटी है ना, नीलांग घाटी, बिल्कुल वहाँ पे पौधे वनस्पति का अभाव रहता है, और इस प्रकार की मिट्टी और धरातलीय संरचना पाई जाती है जो कहीं ना कहीं एक सूखे मरुस्थल से रिलेट करती है। सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, तो आपको पता है सहारा जो है बहुत बड़ा रेगिस्तान है विश्व का। तो ये बिल्कुल सही कथन है, यानी कि 3 और 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 3 और 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए थोड़ा इसमें डिफिकल्टी हो जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। सत्य नहीं है का मतलब क्या है? कौन सा कथन अमेजन के बारे में गलत है? इसको काट दीजिए जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है। नहीं तो सत्य नहीं है, नॉट ट्रूथ, ट्रूथ, इसमें बड़ा दिमाग घूम जाता है वहाँ पे। यहाँ पे बोला है कि अमेजन के बारे में कौन सा कथन नॉट ट्रू है, तो आप ऊपर लिख दीजिए गलत। अब बताइए अमेजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अमेजन जो नदी है यह कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नाइल नदी है, यानी कि नील नदी है ना। यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और यह पूर्व से पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है दोस्तों, ठीक है। पूर्व से पश्चिम को ये प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कंट्रीज दिए गए कि कहाँ पे ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? सुमेलित नहीं का मतलब फिर से गलत जो है हमारे कौन सा युग्म है, ठीक है। तो देखिए वेल्स जो है दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल गलत है, यही सही हो जाएगा इसमें उत्तर। पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील में विस्तृत घास के मैदान है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। स्टेपिस जो है मध्य एशिया, और मध्य एशिया के साथ साथ पश्चिमी रूस
के आसपास, यूरेशिया जो हम बोलते हैं, तो वहाँ के घास के मैदान है। वेल्स की अगर हम बात करते हैं, जो वेल्स घास के मैदान है दोस्तों, इनकी लोकेशन है दक्षिण अफ्रीका, नॉट अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं ये हमारे कहलाते हैं वेल्स। इसके अलावा देखिए बहुत से नाम आते हैं हमारे, जैसे कैंपास है, कैंपास जो घास के मैदान है ब्राज़ील में होते हैं वो। सेल्वास जो घास के मैदान है अमेजन बेसिन में होते हैं। लानोज वेनेजुएला में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रेयरीज बहुत बार पूछ लिया जाता है। प्रेयरीज जो है ये विश्व का खाद्यान्न भंडार भी कहलाता है। तो प्रेयरीज जो है हमारे वो उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। पटाना जो है श्रीलंका का है। कंपोज जो है ब्राज़ील का है। और इसके अलावा सवाना भी कई बार पूछा जाता है। तो देखिए वेल्स की हमने बात की दक्षिण अफ्रीका, लेकिन जो सवाना घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका यानी कि केन्या, वेनेजुएला, कोलंबिया, तंजानिया, ब्राज़ील में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है घास के मैदान और इनसे रिलेटेड कंट्रीज़, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज हमारा जीके टेस्ट 52। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, डिटेल में उनकी चर्चा करेंगे, जो भी उनसे जुड़े अन्य तथ्य हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छे से अपनी स्टडी करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें दोस्तों, हमेशा कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, मैं ये हमेशा बोलता हूँ। और साथ ही जितने भी आपको पुराने पेपर मिलते हैं सॉल्व कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए आपके अंदर। और कोई भी डाउट क्वेरी या कुछ इश्यू होता है आपका, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िए। फेसबुक पेज हमारे देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से है। टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर देवभूमि करियर पॉइंट लिखेंगे तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपको चैनल दिख जाएगा सर्च करने पर, उसके बाद ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारे ट्विटर पेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है। और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। हमेशा कोई भी हमारा काम होता है, कुछ भी हमारा कोई भी कैंपेन चलेगा, जॉब से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आयोग को प्रेशराइज करना है, सरकार को करना है, तो बहुत ज़्यादा आज सोशल मीडिया का एक यूज़ है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आपको हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहिए। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में या अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।